हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। दुनिया भर में यार डी डॉलराइजेशन हो रहा है और ये आश्चर्य की बात है, सरप्राइजिंग है, बट ये हो रहा है। ठीक है, कभी नहीं सोचा था कि इतने फास्ट पेस पे होगा। ये तो समझ में आता है कि अमेरिका के दुश्मन है, जैसे रशिया है, चाइना है, अमेरिका से हमेशा इनका पंगा रहता था। ये समझ में आता था कि ये तो अटेम्प्ट कर ही रहे हैं कि किसी तरीके से डी डॉलराइजेशन हो जाए। लेकिन यार सऊदी अरेबिया, लेकिन यार चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आसियान कंट्रीज हो, अचानक हुआ क्या है? ब्राजील, हर कंट्री ये कहने लगी कि भैया मुझे नहीं चाहिए अमेरिकन डॉलर, मुझे नहीं करना है अमेरिकन डॉलर के अंदर ट्रेड। क्या हुआ यार? और इसका पूरी इकोनॉमी में, पूरी दुनिया में क्या असर होगा? पावर गेम कैसे शिफ्ट होगी? क्या पावर गेम शिफ्ट होगी भी कि नहीं होगी? अगर हो गई तो दुनिया क्या दो तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा? क्या अमेरिका इतनी जल्दी सरेंडर कर देगा? क्या अमेरिका इतना कमजोर देश है कि उसका अगर आपने डॉलर को डंप किया तो अमेरिका बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और कोई भी अमेरिका पे काबू कर लेगा? अमेरिका क्या ऐसा होने देगा? क्या पावर गेम अगर उसके हाथ से निकल रही होगी तो क्या वो कर सकता है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं? क्या ये कारण बन सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का? इसमें बिटकॉइन का क्या रोल है? क्या ये सारी कंट्रीज मिलकर कोई न्यूट्रल करेंसी ढूंढेंगी? वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्या बनेगी? क्या वर्ल्ड रिजर्व करेंसी अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं होगा? क्या चाइनीज डॉलर होगा? बहुत सारे सवाल है यार, बहुत सारे सवाल है। मतलब ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना, सीरियसली आपका लॉस है, मेरा नहीं है। मैं तो आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको ये वीडियो लंबा लगे, ज्ञान लगे, आप बोलो छोड़ो यार इसको बंद करो, चलो कोई और वीडियो देखेंगे यार, कोई और वीडियो देखेंगे जिसमें थोड़ा डांस गाना नाच गाना होगा। इट्स ओके। बट यार अगर दुनिया में अगर आप ऐसी वीडियोस नहीं देखोगे, अगर ऐसा कंटेंट नहीं देखोगे तो कौन देखेगा यार? अगर आप अपने आने वाले कल में जब आपसे लोग पूछेंगे कि यार तुम्हें क्या किसी ने बताया नहीं था कि ये होने वाला है, तब क्या कहोगे? कि नहीं, मैं वो इंस्टाग्राम की रील्स देखने में बिजी था, 1 मिनट वाली। अगर आपको ये सीरियसली ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक करेगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि आप खुद इस वीडियो को शेयर करने पे मजबूर हो जाओगे, अपने घर वालों पे, अपने परिवार वालों से, और इसको आप कमेंट करके जरूर जाओगे। ये मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आपको मजबूर कर देगा सोचने पे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैं ना सरल भाषा में समझाता हूँ, कोई टेक्निकल चीजें, टेक्निकल लैंग्वेज और ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक कहानी आपको समझ नहीं आएगी ना आसान तरीके से, तब तक आप उस कहानी को जज नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, अंदर आपके वो दिमाग में नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो सीन ये था कि अमेरिका वर्चस्व में कैसा है, इतना ताकतवर कैसे बना? क्या अमेरिकन डॉलर डे वन से नंबर वन था? नहीं यार। अमेरिका से पहले भी बहुत सारी करेंसीज थी, बहुत सारी ऐसी करेंसी जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसीज थी, जैसे कि उसमें स्पेन की भी थी, किसी जमाने में ब्रिटिश पाउंड था, उससे पहले किसी जमाने में पोर्चुगल की थी। तो ये ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यूएस डॉलर वो शुरू से डे वन से पावरफुल था। वर्ल्ड रिजर्व करेंसीज बहुत सारी करेंसीज रही हैं अमेरिका से पहले, वो आई, उनका वक्त था, उसके बाद वो गायब हो गई और उसके बाद किसी दूसरी करेंसी ने टेक ओवर कर लिया इसको। यू नो एक तरीके से चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं। रे डालियो है वो फेमस उन्होंने पर्सनालिटी, उन्होंने ये बोला कि भाई चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, वो कभी भी दुनिया एक एक तरीके से ऐसे स्थिर नहीं रहेगा, या एक आदमी काबिज नहीं होगा, एक आदमी की पावर गेम नहीं रहेगी। अगर ऐसा होता तो आपने देखा कि पुराने जमाने में जब आप चले जाओ तो रोमन एम्पायर, उससे पहले भी किंगडम्स चेंज होती थी। एक राजा होता था, वो कई साल राज करता था, उसके किंगडम कई हजारों साल, कई 100 साल राज करती थी, उसके बाद वो किंगडम भी गायब हो जाती थी, पलट जाती थी, कोई और रूल करता था। ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। पहले ये हजारों सालों में जो होता था, अब जो है ये काफी फ्रीक्वेंट हो गया है, और आने वाले टाइम में और कितना फ्रीक्वेंट होगा, ये हमें लगता है कि डिजिटल एरा में, जिस एरा में हम हैं, जिस इंफॉर्मेशन के एरा में हम हैं, आई थिंक ये फास्ट होगा, ये टाइम कम होता चला जा रहा है। जो निज़ाम है, जो रिजीम है, ये तेजी से बदल रही है। तो अमेरिका ने बहुत स्मार्टली ये किया था। मैं इसको थोड़ा समराइज कर दूं, क्या डॉलर इसलिए इतना पावरफुल हुआ कि उसने ना बहुत स्मार्टली वर्ल्ड वॉर के अंदर, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के अंदर ग्रस्त थी, जब जो ब्रिटिश पाउंड, जो कि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी हुआ करता था, वो भी जब वर्ल्ड वॉर वन के अंदर उतरा, वर्ल्ड वॉर टू भी लड़ी, पूरी दुनिया जब वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी, तो अमेरिका साइड लाइन पे बैठा था। अमेरिका ने बोला लड़ो लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो, वो साइड में बैठा रहा, कोई उसने पंगा नहीं लिया। उसने उल्टा ये करा, अरे
कोई तुम लड़ रहे हो, अगर कोई सामान-वामान चाहिए तो मुझसे ले लेना। मैं कारखाना मेरा चालू है। पूरी दुनिया को वो सप्लाइज़ भेज रहा था, वेपन्स भेज रहा था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भेज रहा था, चीज़ें सप्लाई कर रहा था और बदले में उनसे गोल्ड ले रहा था। क्योंकि उस समय जब वर्ल्ड वॉर के ज़माने में सारी कंट्रीज़ जब वॉर के अंदर ग्रस्त थी, तो वो जो साइड में बैठा था, जो शांति से बैठा था, जो नज़ारा देख रहा था, उसने दुनिया से कहा लाओ भैया गोल्ड दो और मुझसे चीज़ें लो। क्योंकि हर कंट्री की जो करेंसी है, वो उस टाइम डिबेस हो रही थी, डिवैल्यू हो रही थी। हर कंट्री वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व थी, कोई प्रॉपर एक्सचेंज रेट नहीं था। तो अमेरिका ने बहुत स्मार्टली क्या बोला, भैया लाओ गोल्ड दो और क्या लो? सामान लो। दुनिया को सामान सप्लाई करता रहा। अब उसने इतना गोल्ड इकट्ठा कर लिया कि आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं तो अमेरिका के पास जानते हैं कितना गोल्ड है? 8700 टन्स। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास था। अमेरिका के पास कोई गोल्ड की खदानें थी? नहीं। अमेरिका ने क्या करा कि भैया जो गोल्ड लोगों से वर्ल्ड वॉर के दौरान जो लोग वॉर लड़ रहे थे उनसे गोल्ड लिया और बदले में उन्हें बोल सामान दिया। जब दुनिया का गोल्ड सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास आ गया, तो पूरी दुनिया का एक कंसेंसस हो गया कि भई अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा डॉलर है और गोल्ड है। और अमेरिका ने बोला देखो भई गोल्ड को मूव करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, मतलब बहुत स्केलेबल नहीं है। इसके ऊपर डॉलर की बैकिंग पे, गोल्ड की बैकिंग पे उसने कहा कि मेरा ये जो डॉलर है, भई मेरे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, तो मेरी करेंसी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा मजबूत कंट्री में हूँ। एक तरीके से अगर तुम्हारे पास मेरा ये डॉलर है, जिसकी बैकिंग ये गोल्ड है, तो मतलब मैं डॉलर प्रिंट कर रहा हूँ, गोल्ड की बैकिंग से। जितना मेरे पास गोल्ड है, उतना ही मैं तुम्हें ये पेपर करेंसी प्रिंट कर रहा हूँ। इस पेपर करेंसी इज़ एज़ गुड एज़ गोल्ड। जिसके पास होगा मतलब समझो गोल्ड है उसके पास। सारी कंट्रीज़ ने बोला ठीक है यार, अमेरिका बात तो ठीक कह रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसका जो डॉलर है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दुनिया की जो रिज़र्व, जो स्टैंडर्ड, जो रिज़र्व करेंसी बन गया, जो सबसे पावरफुल करेंसी, जो कि हर बैंक, हर देश ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया ये जो है सबसे पावरफुल करेंसी है दुनिया की, ये रिज़र्व करेंसी है दुनिया की, ये सबके पास होनी चाहिए, राइट? ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड करेंसी है। ये गोल्ड ने उस डॉलर को शक्ति दी। अब ये निज़ाम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड पे ये दुनिया चल रही थी। 1971 में जब अमेरिका की अपेक्षाएँ और बढ़ी, अमेरिका ने बोला कि यार मुझे और यू नो जो कहते हैं ना कि किंग कभी भी एक जगह संतुष्टि नहीं मिलती उसे। उसे ये नहीं होता कि यार मेरा राज साम्राज्य सही चल रहा है। उसका ये होता है यार ये बगल बगल वाला आइलैंड भी मैं ले लूँ, वो वाला आइलैंड भी मैं ले लूँ, वो वाला स्टेट भी मैं ले लूँ, उस वाले राजा को भी मैं हरा दूँ। सिमिलरली अमेरिका ने भी वियतनाम वॉर लड़ी। जब उसकी अपेक्षाएँ बढ़ने लगी, जब वो एक्सपैंड करने लगा, जब वो बॉस की बात कोई नहीं मानता था तो वो उसने कहा कि अच्छा बॉस की बात नहीं मानोगे, वो अटैक करने लगा। तो उसको वॉर फंड करने के लिए पैसे चाहिए थे। जब उसको वॉर फंड करने के लिए पैसे चाहिए थे तो अब क्योंकि बैकिंग में गोल्ड इतना था नहीं और जितना पैसा प्रिंट करना था उतना क्या था पीछे गोल्ड चाहिए था। तो यार जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था निक्सन, उसने बोला कि यार ऐसा है, छोड़ो यार, हम पीछे से गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म ही कर देते हैं, हमारा डॉलर तो वैसे भी मजबूत है, हमारे डॉलर के अंदर तो वैसे भी विश्वास कौन सा कम हो जाएगा, हम पीछे से गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर देते हैं, जितना मन आएगा उतना पैसा प्रिंट करते हैं। और 1971 में उन्होंने गोल्ड को हटा दिया और पीछे से पैसे को वो प्रिंट करते रहे। पैसा प्रिंट होता रहा, दुनिया ने उस टाइम चू नहीं बोली, किसी ने ये नहीं बोला कि गलत हो रहा है, रिवोल्ट कर दिया, नहीं। उन्होंने उस कानून को, उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको भी लाइसेंस मिल गया कि वो भी अपने देश में अब जो अपनी करेंसीज हैं उसको जितना मर्जी चाहे वो प्रिंट कर सकते हैं। जब अमेरिका प्रिंट कर रहा है बिना गोल्ड के, तो हम भी प्रिंट करेंगे। पूरी दुनिया खुशहाल, पूरी दुनिया ने कहा वाह जी बल्ले बल्ले। लेकिन 1971 के बाद से हम ये देख रहे हैं कि जितनी तेजी से पैसा प्रिंट हुआ, जिसके बाद जितनी दुनिया में जो देश हैं जो इन्फ्लेशन से ग्रस्त हुए, चाहे वो कितने दुनिया में करेंसीज जो है वो डिवैल्यू हुई, डिबेस हुई, कितने जो दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो दुनिया भर की जो करेंसीज हैं उनका डिवैल्यू होना, दुनिया भर में हाइपर इन्फ्लेशन से जितनी कंट्रीज जो हैं वो सफर कर रही हैं, दुनिया में जितनी वॉर्स लड़ी गई हैं 1971 के बाद, 1971 से पहले का अगर आप इतिहास उठाएँगे तो इतनी प्रॉब्लम्स, चाहे वो हाइपर इन्फ्लेशन की, चाहे वो वॉर्स की, चाहे वो आप इनोवेशन देख लो, चाहे आप हेल्थ केयर देख लो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखोगे 1971 के बाद से वो बढ़ना शुरू हुई।
उसका सिंपल से कारण है कि पूरी अमेरिका ने बेतहाशा करेंसी को प्रिंट करना शुरू करा 1971 के बाद, क्योंकि उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी पूरी दुनिया पे राज करने की, वो बढ़ती चली गई। और आज आलम यह है कि उसके पैसे को प्रिंट करने का आलम यह है कि कोविड के एरा में उसने दुनिया में टोटल जितना भी डॉलर उसने प्रिंट किया, आज तक जितना भी डॉलर जो एग्जिस्टेंस में है, उसका 40% डॉलर उसने कोविड के एरा में प्रिंट किया। तो आप सोच सकते हो कि वो कंटिन्यूसली अपने डॉलर को प्रिंट करता चला जा रहा है। और अब आप कहोगे कि सर वो इतना डॉलर प्रिंट कर रहा है, डॉलर जा कर रहा है। चक्कर क्या है कि डॉलर, क्योंकि जितना वो प्रिंट कर रहा है उतना ही डॉलर डिमांड में रहता है, उतना ही डॉलर कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि दुनिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो दुनिया की जो रिजर्व करेंसी है वो डॉलर है। तो डॉलर वो जितना मर्जी प्रिंट करता जा रहा है दुनिया में, क्योंकि डॉलर की डिमांड इतनी है कि डॉलर कंज्यूम हो जाता है, जज्ब हो जाता है। समझ में आ गई बात? आज तक ये हो रहा था, आज तक ये हो रहा था। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि अगर किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो उसे डॉलर में ट्रेड करना है, तो वो अपनी करेंसी देके डॉलर बाय कर रहा है। कोई भी देश हो, डेवलपिंग देश हो, डेवलप्ड देश हो, उसे दुनिया में अगर ट्रेड करना है तो उसे डॉलर को बाय करना है। डॉलर उसके पास होना चाहिए अगर उसको इंटरनेशनल ट्रेड करना है। तो जब भी डॉलर मार्केट के अंदर जितना मर्जी डॉलर, यूएस डॉलर प्रिंट हो रहा है, वो मार्केट के अंदर कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि डॉलर डिमांड में है। और इससे क्या है कि जब डॉलर डिमांड में है, तो अमेरिका अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी चीजों को वो वहां पे उसको इसलिए फील नहीं होती कि वो, क्योंकि उसको लाइसेंस है, क्योंकि हमारी करेंसी दुनिया की रिजर्व करेंसी है, हम प्रिंट करे चले जा रहे हैं। और क्योंकि दुनिया भर में डिमांड है, तो वो पता ही नहीं हो रहा, वो फील ही नहीं हो रहा। जैसे कि सपोज करिए अगर चाइना है, वो अमेरिका के साथ अगर ट्रेड कर रहा है, और अमेरिका के साथ उसने ट्रेड करके डॉलर्स कमाए, डॉलर्स को कमाने तो, और वो सपोज प्रॉफिटेबल है, वो उसके एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है चाइना के। अब उसके पास बहुत सारे डॉलर्स हो गए, एक्सपोर्ट कर रहा है, डॉलर्स आ रहा है। अब लेकिन क्योंकि उसको खर्चा जो है वो क्या करना है, वो लोकल करेंसी में करना है। तो जब वो लोकल करेंसी में खर्चा करता है, उसको खर्चे करने के बाद भी जब उसके पास डॉलर बचते हैं, तो वो क्या करता है, वो डॉलर को से वापस ट्रेजरीज खरीद लेता है। कोई भी देश जब यूएस के साथ ट्रेड करता है, डॉलर कमाता है, डॉलर कमाने के बाद वो डॉलर डीबेस ना हो जाए, डॉलर अपनी वैल्यू को रिटेन रखे, क्योंकि डॉलर, इन्फ्लेशन तो अमेरिका के अंदर भी है, वहां पे हर साल से करंट करेंसी डीवैल्यू हो रही है। तो क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम ना हो जाए, तो वापस वही डॉलर से फिर वो देश ट्रेजरीज खरीद लेते हैं अमेरिका की। मतलब कमाल है सिस्टम। वापस से उस देश की ट्रेजरी खरीद लेते हैं, कि ताकि उनकी जो देश की जो वैल्यू, जो करेंसी है, उनकी जो डॉलर की जो करेंसी, अगर डॉलर को वो ट्रेजरी नहीं खरीदेंगे, डॉलर को अगर रखे रहेंगे, तो डॉलर की वैल्यू जो है वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि वहां पे अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन है। डॉलर की वैल्यू हर साल, अभी जैसे आप देख रहे हो 5%, 6% अगर इन्फ्लेशन रेट है, तो उसको मीट आउट करने के लिए वापस से वो ट्रेजरीज में पैसा डाल देते हैं। तो अमेरिका का जो डॉलर है, अमेरिका का वापस से वो ट्रेजरीज में इन्वेस्ट हो जाता है। तो अमेरिका की जो ट्रेजरीज है, वो अमेरिका की जो ट्रेजरीज है और अमेरिका का जो डॉलर है, वो हर वक्त वो डिमांड में रहता है। यही कारण है अमेरिका के वर्चस्व का, कि पूरी दुनिया में जो निजाम है, वो डॉलर के थ्रू निजाम वो चल रहा है। अब आपको ये गेम समझ में आ रही होगी कि ये सिस्टम है क्या, कि कोई देश एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में डॉलर कमाता है, डॉलर से कमाने के बाद वो थोड़े बहुत अपने खर्चे पूरे करने के बाद जो डॉलर बचता है, वापस से वो उसको यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको डॉलर की वैल्यू जो कम हो रही है, जो इन 5%, 6% से जो डिवैल्यू हो रहा है डॉलर, जो इन्फ्लेशन है, उसको मीट आउट करने के लिए वापस से वो यूएस ट्रेजरी में डाल देता है। और यूएस ट्रेजरी हाईली लिक्विड भी है, कि जब एकदम अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आपको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपके पास जितना ज्यादा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कहना है कि रिस्क फ्री डॉलर, ये, तो वो डॉलर जितना आपके पास रहेगा, उतना आपका देश मजबूत रहेगा। इसीलिए पूरी दुनिया में किसी जमाने में ये 72% होता था, कि जितने भी सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स है, उनमें 72% डॉलर है। गोल्ड तो है ही नहीं लोगों के पास, देशों के पास। तो जितना जिसके पास डॉलर है, उतना वो स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता था। अब ये 72% से वो बात अलग है कि 59% आ गया है घट के।
अब जब अमेरिका इतना स्ट्रांग हो गया, तो अमेरिका अपने टर्म्स डिक्टेट करता है। टर्म्स कैसे डिक्टेट करता है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, उसने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। उसने बोला कि पूरी दुनिया के जितने बड़े-बड़े बैंक्स हैं, यू नो जितनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिका जैसे बोलता है वैसा होता है। उसने बोला कि रशिया के रिज़र्व्स को फ्रीज़ कर दिया जाए, फ्रीज़ हो गए। रशिया के जितना भी जो अमेरिकन डॉलर अगर यूएस डॉलर बाहर के बैंक्स में कहीं पड़ा है, वो फ्रीज़ करना है, फ्रीज़ कर दिए गए। अमेरिका ने बोला जो आईएमएफ है उसमें सबसे बड़ा जो वोटिंग पावर है वो अमेरिका की है। डब्ल्यूएचओ उसमें अमेरिका है, यूएनओ है उसमें अमेरिका है, एफएटीएफ है उसमें अमेरिका है। वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अगर डॉलर मेरा है तो बात मेरी सुनी जाएगी। सिंपल है। तो अगर आप मनी क्रिएट कर सकते हो ना, अगर पैसा आपका है तो पावर आपकी है। यू नो तो पावर क्या करती है? वो करप्ट करती है। अब अमेरिका ने रशिया को जितने सैंक्शंस लगाए, रशिया गलत है सही है उसको मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि रशिया के ऊपर आज आपने सैंक्शंस लगाए, कल को ये सैंक्शंस आपने कई और देशों पे भी यूज करे। जिस देश से आपने पंगा लिया उस देश पे आपने सैंक्शंस लगाए। आप दुनिया को ये सिग्नल दे रहे हो कि मुझसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आपने सुना ही होगा नारा। तो मतलब मुझसे जो टकराएगा मैं उसको सैंक्शंस लगा के, क्योंकि अमेरिका इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है, क्योंकि अमेरिका ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, मैं मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो जो ये सैंक्शंस लगे इस वक्त रशिया के ऊपर, चाइना और रशिया ने बोला कि भैया ये हमें एक साथ होना पड़ेगा। हमें इसकी जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है इसको डाउन करना पड़ेगा, और हमें इसको प्रभाव को कम करने के लिए हमें इसकी जो सर्कुलेशन है दुनिया में, जो ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड हम यूएस डॉलर में क्यों करें, हम लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। शुरू हो गया जी। रशिया और चाइना ने सबसे बोला कि चलो आपस में हम अपना ट्रेड शुरू करते हैं। ठीक है? तो जो चाइनीज़ करेंसी है उसके अंदर हम शुरू करते हैं। रशिया ने बोला ठीक है जो भी मैं ट्रेड करूँगा वो चाइनीज़ की जो की युआन के अंदर करूँगा। चाइना ने बोला तुम घबराओ मत रशिया, क्यों घबरा रहे हो? तुम मैंने अफ्रीका को पूरा आज की डेट में 90 कंट्रीज़ को मैंने लोन दे रखा है। 92 कंट्रीज़ मेरे लोन के नीचे दबी हुई हैं। पूरा का पूरा अफ्रीका दबा हुआ है। कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी है जहाँ पे उनकी इनकम जितनी होती है उसका 70% जो है वो मेरे इंटरेस्ट में ही चला जाता है। 70-70, 80-80% जो उनकी जीडीपी है वो मेरे लोन के अंदर दबी हुई है। वो मुझे ना नहीं बोलेंगे। अब किसी की देनदारी में कोई दबा हुआ है तो 70 92 कंट्रीज़ चाइना के साथ ऑलरेडी अलाइन्ड है, रशिया अलाइन्ड है, सोचो ये कार्टेल कितना बड़ा हो गया। अब अगर ये आपस में चाइनीज़ जो करेंसी है युआन के अंदर अगर ट्रेड करने लग जाए, तो डॉलर का सर्कुलेशन, डॉलर का की डिपेंडेंस कम हो गई कि नहीं? क्लियर हो गया? अब सऊदी अरेबिया जो कि डॉलर के अंदर ट्रेड करता था, ऑयल देता था, वो भी बोलने लग गया कि भैया मैं भी ओपन हूँ। इंडिया और रशिया, इंडिया ने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि इंडियन करेंसी में आईएनआर में और रशिया में हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हैं। वॉस्त्रो अकाउंट शुरू कर दिया और 18 कंट्रीज और कन्विंस हो गई हैं इंडिया के साथ आईएनआर के अंदर ट्रेड करने में। आसियान कंट्रीज कह रही हैं कि हमारी कंट्री की अपनी होनी चाहिए। लैटिन अमेरिका कह रहा है हमारी कंट्रीज की अपनी होनी चाहिए। चाइना और ब्राजील का ट्रेड युआन के अंदर। फ्रांस का अभी पहला एक बहुत बड़ा ट्रेड हुआ है युआन के अंदर। क्या देख रहे हो आप? समझ रहे हो बात को? आप समझो बात को कि ये एकदम अचानक से अमेरिका के ऊपर ये टाइमिंग क्यों सही बैठ रही है? अमेरिका इस टाइम अपने सबसे टफ दौर से गुजर रहा है। कैसे? अगर आप देखो इतना डॉलर वो प्रिंट कर चुका है, 31 ट्रिलियन के आसपास, उसकी टोटल जो उसका जो डेट सीलिंग है वो पहुंच चुकी है। उसकी जो बैलेंस शीट है उसने 8 साढ़े 8 ट्रिलियन पे पहुंचा दी। उसकी जो मनी प्रिंटिंग है 40% उसने टोटल डॉलर 2020 के बाद प्रिंट किया। उसके जो बैंक रन्स हैं, जो बैंकिंग क्राइसिस है उसके सर पे खड़ी है। इन्फ्लेशन का उसने आज तक इतने नंबर्स नहीं देखे थे। 8-9%, 2% वाली कंट्री कहाँ 6-7% पे 8% तक पहुंच गई थी। उस टाइम अमेरिका के अंदर कियोस है, और चाइना और रशिया ने बोला कि बॉस यही सबसे बेस्ट टाइम है अमेरिका को टारगेट करने का।
क्यों? क्योंकि इस टाइम जो दुनिया भर में जो ग्लोबल ट्रेड है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा शेयर है वो चाइना का है। जो 2000 में अमेरिका का होता था, आज 20 सालों के अंदर सबसे बड़ा शेयर जो है वो चाइना का है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर वो चाइना है। तो दुनिया के अंदर जो इस टाइम जो आप ब्लॉक्स होते हुए देख रहे हो, जो 3 भागों के अंदर दुनिया बँटती हुई जो दिख रही है, वो दिख रही है चाइना, रशिया, अफ्रीका और वो 90 कंट्रीज़। और इधर से आप देख रहे हो अमेरिका और नेटो के जो मेंबर्स हैं, जो अमेरिका की अलाइड कंट्रीज़ जो नेटो के मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ये यूरोप के काफ़ी सारे देश हैं, ये मिलके। और एक तीसरा, वो है वो जो न्यूट्रल कंट्रीज़ जैसे इंडिया, वो कहते हैं मेरे को किसी कार्टेल में नहीं जाना है। मैं खुश हूँ, मैं अपना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरे को किसी कार्टेल में नहीं जाना। मैं अपनी करेंसी के अंदर जिससे ट्रेड होगा मैं करूँगा। मेरे को ना अमेरिका के किनारे बैठना है ना, और ऐसी बहुत कंट्रीज़ हैं जो न्यूट्रल रहना चाहती हैं। अब आप क्या समझ रहे हो? तो दुनिया आने वाले टाइम में आपको 3 भागों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले कुछ समय में अमेरिका का जो डॉलर है, वो इसलिए भी लुक्रेटिव नहीं रहा है कि जो दुनिया भर में जो ट्रेजरीज जो थी, वो एक रिस्क फ्री एसेट की तरह होती थी कि आप दुनिया की सारे जो कंट्रीज थी अपने पैसे को जो पार्क करती थी, जो डॉलर कमाती थी, उस डॉलर को वापस जब ट्रेजरीज के अंदर डालती थी, तो उनको एक रिटर्न जो था, वो उनकी वैल्यू जो थी डॉलर की, वो रिटेन हो जाती थी, एक अच्छा रिटर्न आता था। पिछले 10 सालों में ये देखा गया कि जो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है जिस कंट्री के बॉन्ड ने, वो चाइनीज़ बॉन्ड ने दिया है। उसने अमेरिका के बॉन्ड को भी पिछाड़ दिया है। समझ रहे हैं? दुनिया भर में पहले जो ट्रेडिंग जो ट्रेड का सबसे बड़ा जो शेयर होता था, वो अमेरिका का, वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का होता था। अब दुनिया में जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं, जो एशिया से खासकर, इनका सबसे ज़्यादा जो शेयर है, वो अब इनका हो गया है, पूरी दुनिया में। तो इनके जब शेयर बढ़ रहा है, जब ट्रेड बढ़ रहा है, जब मैं एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मेरा वर्चस्व, मेरा डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो दुनिया में इसीलिए ये एक तरह की परिस्थिति बन रही है कि यार रिज़र्व करेंसी तो कोई और होनी चाहिए। इट कांट बी डॉलर। और क्यों सुने हम डॉलर की? क्यों सहे हम इकोनॉमिक सैंक्शन? ये सवाल उठने लगे। दुनिया 3 भागों में बँटती दिख रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला। अब जब ये 3 भागों में दुनिया बँटेगी, तो सबसे बड़ी काम ये होगा कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे। जब एक राजा होता है ना और बाकी प्रजा होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। तो पावर गेम है, कुचल दो, आवाज़ उठे उसे कुचल दो, और अमेरिका ने यही करा। लेकिन अब जब दुनिया 3 भागों में बँटेगी, अमेरिका, चाइना और एक न्यूट्रल देशों की, सबसे पहले न्यूट्रल देशों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि हर कंट्री ये चाहेगी, हर सॉलिड स्ट्रॉन्ग ग्रुप ये चाहेगा, मेरे साथ आ जा, मेरे साथ जुड़ जा। वो कहेगा नहीं, 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 मुझे नहीं जुड़ना, नहीं, 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 प्रेशर गेम वहाँ रहेगी। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ये, मैं पावरफुल, वो कहेगा मैं पावरफुल, वो कहेगा मैं पावरफुल। न्यूट्रल देश कहेंगे भैया हम पावरफुल हैं, वो कहेंगे। और जो 2 पावर गेम वाले हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कंट्रीज़ की छीना-झपटी होगी, तू मेरे साथ, तू मेरे साथ। क्या ऐसे स्टेट में वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्या एक हो जाएगी? नहीं, दुनिया में कम से कम 2-3 वर्ल्ड आपको दिखेंगी, ग्लोबल ट्रेड होते हुए 2-3-4 करेंसीज में ट्रेड हो रहा है। और हर कार्टेल ये चाहेगा कि मैं उस देश से ट्रेड ना करूं जो मेरी डिमांड नहीं मान रहा है। सैंक्शंस और ज्यादा होंगे, और ज्यादा कन्फ्लिक्ट होंगे, और ज्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। फ्री ट्रेड नाम की चीज नहीं होगी, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। मैं उस देश से नहीं लूंगा, वो हमारे साइड का नहीं है, वो डॉलर में एक्सेप्ट नहीं करता, उसको उससे ट्रेड नहीं करना। अलग-अलग ट्रीटीज़ बन रही होंगी, अलग-अलग ग्रुप्स बन रहे होंगे। एफएटीएफ, आपको एफएटीएफ 1, एफएटीएफ 2 दिख रहा होगा। एफएटीएफ रशिया चाइना के कार्टेल का, एफएटीएफ एक दूसरे का। वो कहेगा मैं तेरी क्यों मानूँ, मैं तेरी क्यों मानूँ? तो आने वाला टाइम आप देखोगे कि एक ऐसा टाइम दिखेगा जिसके अंदर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, और वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी के नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। क्योंकि हर कार्टेल ये कह रहा होगा मेरी ग्लोबल रिज़र्व करेंसी होगा, मेरी ग्लोबल। और जब ये सब लड़ झगड़ के थक हार के, और कोई बड़ी बात नहीं कि आपस में वॉर तक की सिचुएशन आ जाए, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब सारी कंट्रीज कहेंगी कि यार
हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए, हमें एक ऐसा ग्लोबल रिज़र्व करेंसी चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, मतलब कि न्यूट्रलिटी इन द सेंस कि किसी ने उसको इश्यू ना किया हो। नंबर 2, ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, सब लोग एक्सेप्टेड हो, वो कोई ना ये ना बोले कि चाइना से आई है, अमेरिका से आई है। तीसरी, डिजिटल हो। चौथी, सेंसरशिप रेजिस्टेंट हो, कोई देश उसे रोक ना सके। पांचवी, पेमेंट नेटवर्क जैसे स्विफ्ट नेटवर्क की तरह कोई एक कंट्री उसे गवर्न ना करती हो, कोई भी आपस में कहीं इधर से उधर वो भेज सके। छठी, उसके अंदर ट्रेड कर सके आप। सातवीं, ओपन और वेरीफाइबल हो, मतलब ओपन हो और वेरीफाइबल हो, कोई भी उसे वेरीफाई कर सकता है, कोई भी देश उसके उसको वेरीफाई कर सकता है। फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन हो, कोई उसकी सप्लाई को ना इंक्रीज नहीं कर सकता, कोई उसके अंदर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ऐसी सारी जो, और प्योर फॉर्म में डिजिटल हो, सबसे बड़ी बात। तो ऐसे सारी जो वर्च्यूज जिस पर्टिकुलर एसेट के अंदर पे पर्टिकुलर मॉनेटरी सिस्टम के अंदर देखे जाएंगे, वो पोटेंशियल रखती है कि कल को वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकती है। और अभी तक ये पाया गया कि जितनी ये क्वालिटीज है, ये जो मैंने क्वालिटीज आपको बताई, ये काफी हद तक जो बिटकॉइन है उसके अंदर ये चीजें देखने को मिली है। ओपन है, न्यूट्रल है, एक्सेप्टेबल टू ऑल है, परमिशनलेस है, सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, ओपन एंड वेरीफाइबल है, फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन है। काफी क्वालिटीज उसके अंदर दिखती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिटकॉइन कल को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन जाएगा, लेकिन एक सोच डेवलप जरूर होगी कुछ सालों में, जब ये जो स्थिति मैंने आपको बताई कि यार लड़ लिए, झगड़ लिए, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी नहीं बन पा रही किसी एक की, कन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गए, कौन सी वो चीजें जो पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पे आ सकती है। और ये कोई देश आपस में मंथन नहीं करेंगे कि चलो बैठते हैं डिसाइड करते हैं, नहीं, ऑटोमेटिकली जब दुनिया भर में जब कन्फ्लिक्ट का दौर आएगा, जब जब अमेरिका अपना डॉलर का वर्चस्व जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी का वर्चस्व खो जाएगा, चाइना और रशिया की जो चाइनीज करेंसी है उस पे भी कोई ऐसा नहीं कि दुनिया को ट्रस्ट है। चाइना एक बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी, चाइना एक ट्रांसपेरेंट नहीं है, चाइनाज़ के अपने इश्यूज हैं। पूरी दुनिया में चाइना को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से देखा जाता है, राइट? तो कोई चाइनीज करेंसी, कोई ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं। तो दुनिया भर में अगर थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन भी लोग रिजर्व करेंसी के अंदर, अपने रिजर्व्स के अंदर, गोल्ड का ऑब्वियसली प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस दौरान। गोल्ड का हो गया, डॉलर भी होगा, चाइनीज़ युआन भी होगा, आईएनआर भी होगा, और अगर दुनिया में कुछ एलोकेशन बिटकॉइन को भी होने लगा ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे, तो होगा क्या? जब पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में कंसेंसस हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट इट। इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ही एक ऐसे हम पड़ाव पे हैं कि आप जितनी तेजी से सिचुएशन बदल रही है, हर पल हर दिन जो नई अनाउंसमेंट्स हो रही हैं ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके, वो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि दुनिया किस करवट बैठ रही है। अभी तक अमेरिका के सबसे स्ट्रांग होने की वजह से अमेरिका जो था, कन्फ्लिक्ट उसकी मर्जी से होते थे और जहां वो चाहता था वहां वो करता था। अब जब अमेरिका के पैरेलल एक ग्रुप आके एक ताकतवर एंटिटी खड़ी हो जाएगी, तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। वो कहेगा मैं पावरफुल, वो कहेगा मैं पावरफुल। और अमेरिका अपनी पावर गेम को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसको एक नए सिरे से एक नई वॉर लड़नी पड़े। पावर हाथ से जाना किसी को पसंद नहीं होता है, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज वीडियो है, जो आपने 30 मिनट के लगभग जो स्पेंड करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, या आपको होपियम देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है और किस तरीके से दुनिया के अंदर अ, चीज़ों को आप ये समझिए कि जितनी तेज़ी से बदल रही हैं चीज़ें, है ना? तो
आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आने वाले कल को आज भांपना। अ, अपने जो एलोकेशंस हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल्स हैं, उनको फिगर आउट करना। उसमें जो गोल्ड है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक एसेट के तौर पे है। हमने देखा कि दुनिया में ऐसा नहीं कि उलट-पुलट कभी हुए नहीं है। दुनिया में उलट-पुलट बहुत हुए हैं, लेकिन गोल्ड ने अपनी वैल्यू को रिटेन किया। तो गोल्ड एक बहुत अच्छा एक एसेट क्लास है जिसने एक बहुत लंबे समय में साबित किया है कि दुनिया में जो मर्ज़ी होता रहे, जितनी मर्ज़ी अनसर्टेनिटी रहे, गोल्ड ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया, है ना? तो सिमिलरली गोल्ड की क्योंकि चैलेंज ये है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास, फ्रांस के पास, जर्मनी के पास, टॉप 4-5 नेशंस के पास गोल्ड सबसे ज़्यादा है, राइट? तो गोल्ड को मूव करना, गोल्ड को स्केलेबल करना, गोल्ड को डिजिटल इकोनॉमी के अंदर उसको उसको डिजिटल फॉर्म में करना, ये एक बहुत चैलेंज है, वो स्केलेबल नहीं है आज के इस डिजिटल दौर में। राइट, तो आने वाले टाइम में कौन सी चीजें रहेंगी, कौन सी चीजें बढ़ेंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होंगी, कौन सी चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ये वीडियो बनाने का पर्पस है आपके इस दिमाग के इसको खोलना। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लंबा जरूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ चीजों को समझाया ही ऐसे जा सकता है। रील्स बना के या 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर समझाया नहीं जा सकता, है ना? तो ठीक है, जानता हूँ, कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ को शॉर्ट रखूँ। कमेंट ये मत करना कि सर वीडियो लॉन्ग था। कमेंट ये करना कि सर वीडियो लंबा ज़रूर था, लेकिन वर्थ था। ये मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि कुछ वीडियोज़ आदमी ऑडियंस के लिए बनाता है और कुछ वीडियोज़ आदमी अपने लिए बनाता है। मैं यूट्यूबिंग पैशन के लिए करता हूँ, मुझे पसंद है। अब अगर मैं वो काम नहीं करूँगा, जो मुझे पसंद नहीं है, जो कंटेंट मैं जितना बोलना चाहता हूँ, हो सकता है उसमें लंबा समय भी लगता हो, तो वो फिर मैं नहीं रहूँगा। और ये वीडियो उनमें से था कि जो वीडियो मैं चाहता हूँ कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए आसान तरीके से। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।